मैं अपने अगर स्किन कलर से खुश नहीं हूँ, मैं किस हद तक अपने स्किन कलर को लाइट करूँ? बहुत हद तक 2 से 3 बल्कि 4 टोन तक भी आप उसको ज़्यादा या कम कर सकती हैं। लेकिन अगर 3 या 4 टोन, तो इसका मतलब है कि अगर डार्कर साइड पे हूँ तो फिर बहुत गोरी तो नहीं हो पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल अंग्रेज़ नहीं बन जाएंगी, लेकिन ये कि आपके अपने कॉम्प्लेक्शन से 3 टोन या 4 टोन कम हो सकता है। अपनी एथनिसिटी के साथ एक कोई थोड़ी सी ये फाइट वाला मोड नहीं है कि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? हमें वाकई अंग्रेज़ ने आके बताया कि देखो, क्योंकि मैं गोरा हूँ तो गोरा रंग अच्छा है। लेकिन अमेरिका हो गया और यूके हो गया, वहाँ का मीडिया आजकल देखें तो वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ब्लैक लोग बहुत अच्छे होते हैं। हमें ये लगा कि जो सुपीरियर लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं वो गोरे हैं, और जो गुलाम हैं और जो आम लोग हैं वो काले हैं। मत जाते हैं, 50 रुपए की कटिंग कराते हैं और बेहतरीन स्किन के साथ वापस आते हैं। अगर हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो अल्लाह ने हमारे अंदर पहले ही रख दिया होता। अल्लाह ने एक परफेक्ट स्किन बनाई है, सिर्फ हम उससे अनहैप्पी है, इस वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं। लोगों को ज़्यादा बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि जो चीज़ का ऐड आया, जो बिल्कुल, वो उन्होंने इस्तेमाल किया, खा लिया। ये जो 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की बच्चियाँ इंसिस्टेंट है कि जी हाइड्रा फेशियल कर दें, और लोग कर भी देते हैं, विच आई थिंक इज रॉन्ग। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ख्वाजा अब्दुल हक है। मेरे साथ डॉक्टर शाजिया ज़ुबैर और माविश अब्दुल हक। हम लोग यहाँ पर एनलाइटेंड कम्युनिटी की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हमारे साथ मेंबर हैं। बहुत प्यारी शख्सियत और बहुत ही अच्छी डॉक्टर, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं सिटी स्किन क्लिनिक की। खुश आमदीद शाजिया। शुक्रिया बहुत बहुत। हम यहाँ पे आए हैं अपने कुछ ऐसे सवाल लेकर जो हम चाहते थे कि जब हमें जवाब मिलें तो हमारे साथ हमारे व्यूवर्स को भी वो वाले आंसर्स उन तक भी पहुँचे। ज़रूर। मेरा पहला जो सवाल है वो बगैर किसी लॉन्ग इंट्रोडक्शन के करना चाहूँगी आपसे, हम करेंगे आपसे। वो ये है कि मैं अपने अगर स्किन कलर से खुश नहीं हूँ और मैं किस हद तक अपने स्किन कलर को लाइट करूँ? बहुत हद तक 2 से 3 बल्कि 4 टोन तक भी आप उसको ज़्यादा या कम कर सकती हैं। लेकिन अगर 3 या 4 टोन, तो इसका मतलब है कि अगर डार्कर साइड पे हूँ तो फिर बहुत गोरी तो नहीं हो पाऊँगी। हाँ, बिल्कुल अंग्रेज़ नहीं बन जाएंगी, लेकिन ये कि आपके अपने कॉम्प्लेक्शन से 3 टोन या 4 टोन कम हो सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या मसला है कि मुआशरे में हम लोग क्योंकि ब्राउन हैं तो हम अपनी एथनिसिटी के साथ एक कोई थोड़ी सी ये फाइट वाला मोड नहीं है कि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? बेसिकली हम गुलाम है ना। एक हमारे अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट आ रही है वो तो अंग्रेज़ों से आ रही है, क्योंकि हम बहुत अरसे उनके ग़ुलाम रहे और हमें ये लगा कि जो सुपीरियर लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं वो गोरे हैं, और जो ग़ुलाम हैं और जो आम लोग हैं वो काले हैं। तो बेसिकली ये मेंटालिटी हमारे अंदर जो है वो अभी तक निकल नहीं पाई। तो आपने ज़्यादातर यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्शन देखा आपके पास जो लोग आते हैं? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में हमारी स्किन टाइप 4 है। हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं स्किन टाइप्स को, उसको हम 6 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो हम ज़्यादातर स्किन टाइप 4 के लोग हैं, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुछ ये जो खातवानी गर्देजी टाइप जो लोग हैं वो स्किन टाइप 3 और स्किन टाइप 2 में भी आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस स्किन टाइप 4। अच्छा, लेकिन अगर हम साथ ही देखें इंडिया और बांग्लादेश को, तो उनके बारे में मतलब तो वो ज़ाहिर है वो हमसे स्किन टाइप 5 में है, सही है, हमसे और डार्कर टोन में है। अच्छा, इन स्किन टोन्स का कोई कंट्रीज के साथ या किस चीज़ से, जीन्स का, ये किस? देखिए, बेसिकली तो ये हमारे एंसेस्टर्स से हमारे अंदर बेसिकली सेल्स होते हैं जिसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। मेलानोसाइट्स में आगे 2 तरह का पिगमेंट होता है, एक ज़रा डार्क पिगमेंट होता है और एक थोड़ा येलोइश पिगमेंट होता है। जो लोग ज़्यादा फेयर कलर के हैं उनके मेलानोसाइट हम सब के एक जितने हैं, लेकिन उसके अंदर जो पिगमेंट है वो उनका कम है और लाइटर टोन का है। हमारे अंदर पिगमेंट कंपैरेटिवली डार्कर और मोर इन क्वांटिटी है। तो आता तो ये एंसेस्टर्स से है, जो हमारे अबाव अजदाद का कॉम्प्लेक्शन है, नेचुरली वही कॉम्प्लेक्शन हमारे अंदर आएगा। लेकिन बहुत सा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मौसम के असरात जिसे आप कहना चाहिए कि उनकी वजह से भी आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी चेंज हो जाता है। अच्छा, एक यूजुअली ना हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ख़वातीन जो हैं वो जा रही हैं और सारा दिन ग्रूमिंग हो रही है और वो वापस आती है तो कुछ ख़ास चेंज नहीं होता, और मत जाते हैं, 50 रुपए की कटिंग कराते हैं और बेहतरीन स्किन के साथ वापस आते हैं। तो इसकी क्या वजह? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात जो यहाँ पे करूँगी, और मैं वो अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि खुदा की ज़ात
परफेक्ट है और अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। अगर हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो अल्लाह ने हमारे अंदर पहले ही रख दिया होता। अल्लाह ने एक परफेक्ट स्किन बनाई है, सिर्फ हम उससे अनहैप्पी है, इस वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ़ी का दौर है, हर बंदा अपनी सेल्फ़ी खींचता है और उसको लगता है कि अब मेरा नाक ऐसा है, अब मेरी कान ऐसे हैं, अब तो मैंने इसको इस तरह करना है। तो जो हमारे जहन में इमेजिनेशंस है ना, उसको हम चेज़ करना चाहते हैं बेसिकली। मैं इस बात से मुझे जो एक है कि हमें वाकई अंग्रेज़ ने आके बताया कि देखो क्योंकि मैं गोरा हूँ तो गोरा रंग अच्छा है, फ़ाइन, लेकिन अमेरिका हो गया और यूके हो गया, वहाँ का मीडिया आजकल देखें तो वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ब्लैक लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक कहते क्राइम सीरीज़ में आजकल देख रहा हूँ, वो कहते यूके की है, उसका नाम है कहते फादर कहते ब्राउन। उसमें दिखाते हैं कि काले जो भी होते हैं उन पर अगर इल्ज़ाम भी लग जाए तो बाद में उन पे इल्ज़ाम साबित नहीं होता, गोरा ही कोई निकलता है जिसने किया होता है कत्ल। बिल्कुल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं यार हमने गोरे रंग को इतना ज़्यादा वो कर दिया कि सुपरमेसी। हाँ सुपरमेसी पे ले आए कि अच्छा अब उनकी ये मेंटेलिटी होगी और हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा कि सफ़ेद रंग बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं उसका वो कहते हैं अफजल होने की निशानी नहीं रहा। बिल्कुल। हमने तो मतलब अंबिया को भी और बुजुर्गों को भी हम बहुत गोरा दिखाते। बहुत गोरा बिल्कुल, वो हमारे असल में बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस है ना, हाँ। जो बाहर निकल गए। अच्छा, लेकिन क्या जैसे ख़वातीन कुकिंग करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर रहता है इस तरह की हीट के साथ, तो क्या ये भी रीज़न है ख़वातीन बिल्कुल स्किन जो है वो ख़राब? बिल्कुल, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये आपने अजीब क्वेश्चन कर दिया। कहता है आपका प्रोग्राम सुन के जो ख़वातीन है वो कहेंगी अब हमने कुकिंग नहीं करनी, ऐसे ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये देखिए बिल्कुल हीट आपको अफेक्ट करती है, बट ये है कि हीट ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करती है जिनका काम ही कुकिंग है, जो हर वक्त कुकिंग करते रहते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए किचन में गए और आपने आधे घंटे में एक सालन बना लिया है तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट, लेकिन उस तरह अफेक्ट नहीं आएगा कि स्किन की बिल्कुल टाइप और टोन ही टेक्सचर चेंज हो जाए। अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने में ये आया है कि जो ख़वातीन सारा दिन किचन में होती हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी ग्रूमिंग का ज़्यादा ख्याल नहीं कर पा रही, या स्किन उनकी जो अगर ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो वो ये हीट और ये सारे मसाइल? देखिए दोनों चीज़ें हैं। बाज़-औक़ात है कि बाज़ मदर्स आर सो बिज़ी कि उन्होंने सारा दिन वो बच्चे हर आजकल वो एक सालन पकने का तो रिवाज नहीं है, हर बच्चे का अपनी चॉइस है, तो वो माँ बेचारी सारा दिन अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें बना रही है, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो उसके पास टाइम तो नहीं होगा। लेकिन एक अगर आप मुल्तान के मौसम में रहते हैं तो एक सबसे ब्यूटी मुल्तान की ये है कि गर्मी की वजह से आपकी नेचुरल एक्सफोलिएशन तो होती रहती है, तो वो तो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। थोड़ा सा बताइए कि नेचुरल ये कैसे? देखिए बात ये है कि जो ठंडे जगहों पे लोग रहते हैं उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे जिस्म में स्वेट ग्लैंड है, वो एक्सक्रीट करते हैं, हमारे जिसे कहते हैं फाजिल मादों को निकाल देते हैं। तो जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं उनको एक्सफोलिएशन की खुद ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड्स काम ही नहीं कर रहे। हम क्योंकि मुल्तान में रहते हैं और हमारे 24 घंटे स्वेट ग्लैंड्स काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारी जो एक्सफोलिएशन की वजह से बहुत सारे जो टॉक्सिक मटीरियल्स रह जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप 5 टाइम वज़ू कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी अलहदा से बहुत ज़्यादा टोनर, बहुत ज़्यादा क्लेंजर, उन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये ख़ास बात बोलता हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारी वाइटनिंग क्रीम्स। मैं अगर क्लिनिक में पेशेंट देखूँ तो मुझे कोई औरत ऐसी नहीं मिलती जो मुझे नाइट क्रीम के लिए वो इंसिस्ट करेंगे कि जी प्लीज़ नाइट क्रीम ज़रूर लिख के दीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती कि क्या नाइट क्रीम नहीं लगाएंगे तो क्या ज़िंदगी नहीं गुजरेगी या क्या ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपका एक क्लिप देखा था जो आपके अपने आता है पेज से, उसमें आप कह रही थे कि बेहतरीन ये है कि बस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। देखिए अगर मतलब जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं डर्मेटोलॉजी की, उसकी टेक्स्ट बुक्स में कहीं नहीं लिखा कि ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, ठीक है। अब ये तो ज़्यादा मीडिया ने बहुत ज़्यादा बना दिया ना कि नियासिनामाइड लगाएं, जिंक लगाएं, ये लगाएं। अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, एक अच्छा सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो बात सिर्फ ये है कि अगर ये सब चीज़ें, मतलब हमारे पास इतने सारे वो वीडियोस आ रही होती हैं, वो सबसे स्क्रीन पे चल रहा होता है कि ये सीरम लगा रही है, वो सीरम लगा रही है, वो जाहिर बात है हम भी उससे इम्प्रेस बहुत हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके ख्याल में क्या मिडल वे होना चाहिए, क्या म्याना रवि इख्तियार की जाए? म्याना रवि तो जिस तरह मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा सनब्लॉक और एक अच्छा अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब
ये जो अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, ये जो सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरम्स और चीज़ की हाइप क्रिएट करती है विच इज़ आई थिंक इज़ अननेसेसरी। और जो हमारी न्यू पॉपुलेशन उसको देख देख के वो बार बार फिर ज़ाहिर है उन चीज़ों को, या किसी की स्पेशली आप देखेंगे जो इन्फ्लुएंसर्स बड़े गोरे रंग के हैं या जो डॉक्टर्स भी बहुत गोरे रंग के हैं, तो पीपल प्रेफर टू गो ग्लास उनको ये कॉन्सेप्ट, उनको ये लगता है कि जी इस डॉक्टर ने या इस इन्फ्लुएंसर ने यही कोई प्रोडक्ट लगा के, हालांकि आपके 60% जेनेटिक्स है। सही। अगर आपके जीन्स ऐसे हैं कि आपकी स्किन अच्छी है, आप कोरियंस की क्यों स्किन अच्छी है? एक तो उनके जेनेटिक्स है, उनका फूड है कि उनका फूड में बहुत ज़्यादा कोलेजन है, वो फिश खाते हैं, वो सूप्स पीते हैं, और उनका मौसम ऐसा है, तो उनके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं के सूप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज़ भूल रही हैं, उनका मौसम, उनके एनवायरनमेंट, उनके जेनेटिक्स। अब होगा क्या, हम तो खाना शुरू कर देंगे फिश, हम तो कॉपी करना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह मियाँ वह मैं ही ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों मैं ऐसा क्यों तो आपके ख्याल में फिर हमारे, अच्छा अगर हमारा एटमॉस्फेयर वेदर देखा जाए तो हमारे लिए क्या अच्छे सीन्स हो सकते हैं? आप क्या देखिए लेकिन एक सेकेंड, इसमें हमने ये भी देखा है कि आप खुद क्या प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है। अच्छा देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा सीरम्स की ना कायल हूँ और ना मैं अपने पेशेंट्स को लिख के देती हूँ, ना मैं नाइट क्रीम की बहुत ज़्यादा कायल हूँ। और मेरे ख्याल में आपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप स्किन की क्वालिटी को अच्छा कर लें, ठीक है? अगर आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी है, चाहे आप डार्क हैं चाहे आप फेयर है, अगर वो दूर से ग्लो करती है तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल एज़ कम्पेयर टू अगर आप बहुत गोरे हैं और क्रीम लगा लगा के आपकी स्किन के ऊपर वेसल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अच्छा सनब्लॉक, अच्छा मॉइस्चराइजर, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड देन मैं नॉर्मली पेशेंट को कहती हूँ कि माइक्रो नेडलिंग एक बहुत ही सस्ता काम है। आप अपना डर्मा रोलर ले लें, आप अपनी माइक्रो, वो बेसिकली आपके सेल के टर्नओवर को क्विक कर देती है। अच्छा। तो उससे भी आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो और थोड़ा सा आपके पोर साइज रिडक्शन और ये हो जाते हैं। सही। बहुत ज़्यादा फेशियल तो ज़रूरी नहीं है होता है माइक्रो नेडलिंग। नहीं, अगर आप होम यूज जो डर्मा रोलर्स होते हैं दे आर नॉट पेनफुल, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है जो आप प्रोफेशनल करवाते हैं वो थोड़े से पेनफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कितनी देर में मतलब दोबारा रिपीट करना? देखिए उसमें ये है कि ये दीज थिंग्स आर वेरी टेलर्ड, ठीक है? अब हमारे यहाँ ये है कि हर बंदे ने विटामिन सी लगाना है, हर बंदे ने हाइड्रा फेशियल करना है, ये चीज़ें हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं है, ठीक है ना? अब जैसे विटामिन सी है, अगर तो आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है या आपको फ्रैकलिंग की टेंडेंसी है, चले आप विटामिन सी लगाएं। लेकिन नहीं, मोस्टली जो पेशेंट आएगा वो बताएगा कि जी मैं हाइलोनिक एसिड भी लगाती हूँ, मैं विटामिन सी भी लगा रही हूँ, मैं नियासिनामाइड जिंक भी लगा रही हूँ, मैंने हाइड्रा फेशियल भी कराया था। देखिए फेशियल्स जो आपकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा की जाती है प्रीचिंग कि आप रात को ज़रूर लगाया करें, आपकी स्किन ऐसी है वैसी है। हाँ मॉइस्चराइजर नहीं लगाता बताए हाँ, साल हो गए मेरी चीजें छोड़े। देखिए मैं वो फेशियल की आपको बात बताई थी कि फेशियल इज बेसिकली लिम्फेटिक मूवमेंट। जब हमारी एज 30 से ऊपर होती है तो हमारे लिम्फ थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। सही। जब लिम्फेटिक स्लो डाउन होते हैं तो उसको मूवमेंट के लिए आपको फेशियल की ज़रूरत है। लेकिन ये जो 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की बच्चियाँ इंसिस्टेंट है कि जी हाइड्रा फेशियल कर दें और लोग कर भी देते हैं, विच आई थिंक इज रॉन्ग। सही। तो वैसे कितनी एज से शुरू करना चाहिए देखिए बच्ची को? बच्चियों को मैं तो 25 से पहले कुछ रिकमेंड ही नहीं करूंगी कि कोई ऐसी चीज़ वो कराएं, अनलेस अनटिल अगर शादी उनकी अपनी हो रही है तो चलो हम कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट बिफोर 25। मेरा एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि इतने सारे सीरम्स लगाने के बाद भी वो आपके सामने बैठी हुई है और उनको इश्यूज है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हर सीरम लगा लिया ना, उन्होंने किसी सीरम को टाइम दिया ही नहीं काम करने के लिए। जब आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ काम करेगी? तो ड्यूरेशन कितना चाहिए एक सीरम को देखिए इफेक्ट करने के मैं वही बता रही हूँ ना, सबसे पहले सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन योर टाइप, स्किन टाइप, कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और आपको क्या उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। सही। अच्छा विटामिन सी जो है वो बड़ा मशहूर है, इसी तरह नियासिनामाइड जिंक बहुत मशहूर है, लेकिन एटलीस्ट किसी भी चीज़ को आप 8 वीक्स दें, 2 मंथ्स। स्किन की जो लोड लेयर है उसको ऊपर आते आते इट टेक्स 2 मंथ्स, तो आप कम से कम 2 मंथ्स तो देना किसी सीरम किसी दवाई को काम करने। और ये फैसला क्या हमारे डॉक्टर को नहीं करना चाहिए कि हमें क्या लगाना है? अनफॉर्चुनेटली एक तो थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा डॉक्टर्स का भी और सोशल मीडियाज़ में भी स्किन की जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ही कम है पाकिस्तान में, ठीक है? सही। हमारे पास ज़्यादातर एस्थेटिक फिजिशियंस हैं। एस्थेटिक फिजिशियन सिंपल MBBS डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दिनों के कोर्स किए हुए होते हैं, एंड देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है? तो उसमें ज़ाहिर आपकी वो इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं आती, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं स्किन के एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको सिंपल रखें।
डॉक्टर शाह जी, आपको ये बातें करते हुए खौफ नहीं आ रहा कि आपके क्लाइंट्स का हो? नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइंट्स की कोई ऐसी बड़ी। देखिए, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, आई एम नॉट एन एस्थेटिक फिजिशियन। मेरे पास मेरे पेशेंट स्किन की बीमारियों वाले आते हैं, ठीक है। और जो स्किन की बीमारियां होती हैं वो इतनी शदीद होती हैं कि शायद मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली लोग उसको देख भी ना सके। अच्छा, जब एक उनमें से patient- कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आपको लगे कि इनको कंट्रोल किया जा सकता था आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये होता है कि लेकिन- बहुत सी, बिल्कुल स्किन में बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो आप अर्ली स्टेज पे जब आएंगे तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, और जब आप उसको बहुत लेट करके बहुत ज़्यादा जिस तरह वो कहते हैं फैला देते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स मुश्किल हो जाती है अच्छा, कंपैरेटिव। ये मैंने सवाल इसलिए किया, मैं इसको ऑफ टॉपिक नहीं लेके जाना चाह रहा। मेरा असल में ये मकसद था कि लोग आमतौर पे कहते हैं कि हमारी स्किन टोन हो जाए बेहतर, हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को ज़्यादा बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि जो चीज़ का ऐड आया, जो हाँ जी, बिल्कुल, वो वो तो- उन्होंने इस्तेमाल किया, खा लिया और फिर आपके पास देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने स्टार्टेड लाइक मैं डर्मेटोलॉजी में सिंस 2004 से हूँ। जो शुरू में हमारे पास लोग आते थे, मतलब आप 2010 से पहले या 2012 से पहले, वो नॉर्मली बीमारियों वाले पेशेंट्स होते थे, या यंग एज में जो लोग आते थे वो एक्नी और मलेज़मा के साथ आते थे, ठीक। लेकिन वो इतनी स्वेटी नहीं थी जैसे अब आ रहा है। अब हमारा मोस्टली जो क्लाइंट आता है ना, वो ट्रू डर्मेटोलॉजिकल बीमारियों वाला नहीं होता, वो एक्वायर्ड बीमारियों वाला होता है। मतलब क्रीमें लगा के, प्रोसीजर्स करा के फिर उन्होंने स्किन के बैरियर को बेसिकली ख़राब कर दिया होता है। सही। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो बोटॉक्स हैं और मॉडिफाइंग जो अच्छा, सर्जरीज हो आप रही हैं, अपने क्वेश्चन थोड़ा बाद में कीजिएगा। मेल्स जो हैं, मैंने आम तौर पे देखा है कि उनको ज़्यादा अपनी स्किन की फिक्र नहीं हो। इसकी क्या वजह साइकोलॉजिकल? मेरा ख्याल है कि इसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई थिंक अच्छा। वो बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उनकी बीवियों को ये ख़तरा होता है कि मेरा मियाँ दूसरी शादी कर, मतलब मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो ख़वातीन आती हैं अराउंड 45-50, वो मोस्टली इस फियर से आती हैं कि जी मैं, ज़ाहिर है एक औरत जो है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हैं, जो घर का काम करती है, वो वैसी नहीं रहती जैसी एक 18-20 ईयर्स की एक बच्ची होती है। तो उनको मोस्टली ये होता है कि जी मेरा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा तो मैंने अब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। मियाँ क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको ये पता होता है कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं चाहे गोरा हूँ चाहे मैं काला हूँ, तो मेरी एक मार्केट वैल्यू है। सो आई थिंक दिस इज़ क्या ये सारा मसला मार्केट पे नहीं होगा? हाँ, यस टू मोस्टली। देखिए ना, अब बात यह है कि बहुत सी बच्चियां जो हैं वो सांवले रंग की आती हैं और अच्छी खुशशक्ल बच्चियां होती हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारी तो एक सेट एक दिमाग में है ना कि बहू गोरी होनी चाहिए, मतलब बहू सांवली हो ही नहीं सकती। फिर बेटी आपकी सांवली है, बेटा आपका सांवला है, तो बहू सांवली होगी तो क्या मसला है? नहीं, बहू गोरी होनी चाहिए। लेकिन मैं ना असल में आज ये पॉडकास्ट होनी थी, तो मैं कल रात ही बैठ के मैं अक्सर इनसे कहता रहता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, मैंने जो हमारी कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, दे आर द मोस्ट कहते हैं रेसिस्ट ऑन अर्थ, वेरी रेसिस्ट। हाँ, हम बाकी अगर कोई होगा गोरा तो वो आसमान से उतरा हुआ होगा, कोई काला होगा तो वो गया। बिल्कुल ऐसा ही। हमारी जो मैं कहूँगी मुकद्दस हस्तियाँ जितनी भी, जिनको हम कुछ भी अच्छा समझते हैं, आप देख लें कि उनके जितने भी बिलबोर्ड्स और ये सब चीज़ें होती हैं, वो बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। किसी काले को हम अभी हमने बल्कि एक हम काले को कुछ भी नहीं पूछते, और बल्कि अभी हम एक सीरीज वैसे ही देख रहे थे, तो उस पर बहस हो रही थी कि एंजल का अगर विजन आ रहा है, क्रिश्चियनिटी थी, तो एंजल का अगर विजन आ रहा है तो एंजल ब्लैक नहीं, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, बिल्कुल। इसी तरह बहू भी गोरी चिट्टी। लेकिन आप भी डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर भी बहू चाहिए होती है और वो रोटी भी चाहिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और लेकिन वो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है अगर डॉक्टर है। हाँ, गोल भी चाहिए, कोई गोरी भी चाहिए। हाँ जी, गाफ ज्यादा हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बस वो दिन ब दिन क्राइटेरियाज मेरा ख्याल है लोगों के, वो ये भी चाहते हैं कि औरत जो है वो कमाए भी सही और वो खूबसूरत भी होनी चाहिए। तो बीच की कोई म्याना रवि जो है ना, वो आज इतनी आजकल काम कर नहीं रही। इस तरह से देखा जाए तो क्या साइकोलॉजिकली बहुत बर्डनाइज नहीं किया हुआ हमने फीमेल को? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास मेजॉरिटी वाकई बच्चियाँ इसी तरह आती हैं कि जी रिश्ता नहीं हो रहा, या कोई बाज़ लोग इतने रूड होते हैं कि वो रिश्ता देखने आते हैं तो वो बच्ची के मुंह पे कह देते हैं कि जी इसका रंग सांवला है। या अक्सर एक मज़े की बात है कि अक्सर बच्चियाँ आती हैं और वो कहती हैं कि जी मेरी सास ने कहा फ़लाँ क्रीम लगाओ तो तुम इससे गोरी हो जाओगे। तो मतलब बजाय ये कि हम ये कहें कि आप कोई कुकिंग सीख ले या आप कोई हुनर सीख ले या पढ़ाई अच्छी कर ले, नहीं, मैंने ये कभी किसी से कहते हुए नहीं सुना कि जी मेरी सास ने मुझे ये कहा है कि जी तुम मास्टर्स कर लो या तुम ये कर लो। लेकिन नहीं, ये ज़रूर कहा है कि रंग गोरा करा लो, या तुम्हारे बाल हैं या ये है, कोई ना कोई और नुक्स रिलेटेड टू द फिज़िक जो है वो निकल आता है।
कोई लड़का भी कभी ऐसा आया? बिल्कुल जी, आजकल सोशल मीडिया ने जितनी लड़कियों को अवेयरनेस दी है, मेरा ख्याल है उतनी ही लड़कों को दिया है। तो पहले अरसे में तो बीमारियों के साथ लड़कियां आया करते थे, अब आजकल ज़्यादातर लड़के जो है वो भी रंग गोरा करने के लिए और किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बाल लगवाने का तो मसला है जी, बाल नहीं आना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो अब जो मेरा सवाल था, इजाज़त है कर लूँ? बस मेरा ये कहना है कि अगर बाल हो भी सही थोड़े ज़्यादा, उनको भी उड़ा दे, अपनी असलियत दिखा दे। अच्छा, प्लीज़ कंटिन्यू। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे बोटॉक्स वगैरह जो लगवाए जाते हैं, और अब तो बल्कि केराटिन की बजाय भी बोटॉक्स के सीरम्स आ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि केराटिन के साइड इफ़ेक्ट्स हमें बताया जा रहा है कि अब ज़्यादा हैं जी। तो जो ये जितनी भी सर्जरीज है और ये सब कुछ है, इनका आपके ख्याल में, माइकल जैक्सन को तो हम देख ही चुके हैं और बहुत सारे लोग भी हमने देखे हैं, तो कितना मतलब माइकल जैक्सन वाली ही हद है, इतना बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑल टुगेदर बदल सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि जितना प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है और किस हद तक आप जाना चाह रहे हैं। पर्सनली अगर आप अपने डॉक्टर पे छोड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कोई भी डॉक्टर ओवरडू नहीं करना चाहता। सही। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है गोल्डन रेशियोज़। गोल्डन रेशियोज़ ये होती है कि जैसे आपका नोज़ है, उसकी सिमेट्री हम रखते हैं लिप्स के साथ, या उसकी सिमेट्री रखते हैं हम नोज़ के साथ। सही। तो अगर मैं फिलर्स करूँ गोल्डन रेशियोज़ के हिसाब से, तो मोस्टली पेशेंट आफ्टर 10 डेज़ 20 डेज़ आएगा और वो कहेगा कि तो किसी ने नोट ही नहीं किया कि आपने फिलर लगवाया। मतलब हमारा पेशेंट ये चाहता है कि लोग नोट करें, विजिबली नोट करें। अब उसमें आप ये डिफरेंस देखिए कि अगर आप फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पे हर किसी ने ट्रीटमेंट कराई है, बट कोई भी अजीब नहीं लगेगा और हर किसी की अपनी शक्ल होगी। आपकी बात से मुझे ये हो रहा है कि मैं ना वाकई ऐसे होता है। आप दुबई जाएं, सबकी एक शक्ल है। हाँ, सबके लिप्स, सबके नोज, सबके एक जैसे हैं, बिकॉज वो ओवरडू करने का वहाँ पे ट्रेंड है। वो गोल्डन रेशियो पे गोल्डन रेशियोज पे, हाँ, मतलब वो गोल्डन रेशियो से आगे निकल गए हैं ना। उन्होंने तो एक इमेज जो जहन में रखा है उन्होंने वैसा कर एग्जैक्टली। और वो ना उससे क्या होता है कि आपको फील हो जाता है कि इसके मुंह के साथ कुछ तो था जो इसने अपनी शक्ल ऐसी बनवा दी। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? देखिए, बात यह है कि अगर तो आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, मैं उसके लिए यही कहूँगी कि आप जब भी किसी डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, हमेशा डॉक्टर उस प्रोडक्ट के अंदर से ब्रोशर निकलता है, आप हमेशा वो ब्रोशर ले लें, ठीक है। बाकी देखिए, दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। साइड इफेक्ट हर दवाई का होता है। बोटॉक्स फिलर्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो लगाने वाले का है कि वो कितना एक्सपर्ट है, वो कितने अच्छे तरीके से लगाता है। बाज़ वक़्त आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, बाज़ वक़्त कोई इन्फेक्शन हो सकती है, बट उनके साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है कि जिनको ट्रीट ना किया जा सके। उनके साइड इफेक्ट आर क्वाइट लाइक ट्रीटेबल। लेकिन हम एक प्रोसीजर करवाएंगे और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, फिर हम उसको ट्रीटमेंट में जाएंगे, ये कहीं एक नहीं, उसमें देखिए हर प्रोसीजर का तो साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। अगर सपोज करें कि मैंने 100 लोगों को बोटॉक्स लगाया है, तो 2 या 3 होंगे उसमें से जो रिएक्ट कर जाएंगे, बट नॉट एवरी पेशेंट। सही। तो इसकी परसेंटेज आप यूजुअली वैसे कितना आप कहेंगी, कितना फ्रीक्वेंट है साइड इफेक्ट? हाँ, देखिए, मतलब जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करती थी तब जाहिर है मेरा ख्याल है मुझसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती थी। अच्छा। अब जब इतना अरसा हो गया काम करते करते, अब मुझे लगता है कि मेरे हाथ से कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। लेकिन जो पेशेंट के रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, अच्छा ये भी एक मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब से कोविड की वैक्सीनेशन आई है, हमारा पेशेंट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है टू इंजेक्टेबल्स एज कम्पेयर टू बिफोर कोविड। अच्छा। कि समहाउ उस वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा है कि वो स्किन आपकी बाज़ औक़ात रिएक्ट कर जाती है। अभी तो FDA ने एक और वैक्सीन निकाल दी है, कहते कोविड की, पता नहीं अब वो अब शायद भी लगवानी जरूरी है? मैं तो नहीं लगवाऊँ। खैर, अच्छा, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं हमें जो यूजुअली पता है वो ये है कि हम कोरिया से बहुत इंस्पायर्ड हैं, लेकिन साथ में टर्की में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में इसका रुझान यूजुअली लोगों में अभी तक कितना है? बहुत ज़्यादा। जो न्यू जनरेशन है, आप जो जेन जी जिसको आजकल आप लोग कहते हैं, जेन जी में तो बहुत ज़्यादा। सही। तो ज़्यादा जेंजी में है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अक्सर बच्चियाँ आती हैं एंड दे आर इंसिस्टेंट कि जी हमने हेयर रिमूवल लेज़र कराना है। अच्छा, उनको क्या है कि कम है भी जेंजी। जी बिल्कुल उनको, अच्छा, दे आर अनहैप्पी विद देयर नोज, दे आर अनहैप्पी विद देयर लिप्स। समहाउ ये जो जेंजी है ना, ये बहुत ही अनसेटिस्फाइड जनरेशन लगता है कि यूजुअली कोई भी नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है कि वही आपकी वही बात है कि गोल्डन रेशियो पे अगर जाए। अगर आपने बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ बनानी है तो किसी न किसी सेल्फी में तो नाक टेढ़ा लगेगा ही ना।
सही सब में नहीं तो कहीं ना कहीं पे लगेगा ना। मेरा ख्याल है वो हम देसी मोल्स वाली बात कर रहे हैं क्या वही पे मोबाइल पे सारा कुछ लगा है। बिल्कुल। लेकिन हमारी पॉडकास्ट भी ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल पर देखेंगे तो हाँ जी बिल्कुल, हम इसके बारे में बात ना करें। हाँ अच्छा नहीं वो लोग इसलिए मतलब है कि आप ये जो कहते कर रही हैं ना, उस दौरान लोग अपनी नहीं लेंगे, अपने फोटोज नहीं लेंगे, आपको देख रहे होंगे तो हाँ उसके लिए उनको अलग टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि लोग एनलाइटेंड हो और एनलाइटनमेंट की तरफ जाएं। बिल्कुल, इसीलिए इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई आया और उसने कहा जी कि बस मैंने ऐसा होना, और आपने कहा कि नहीं हो सकता, जाए? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, ख़ास तौर पे जो लिप फिलर लगाने के लिए ना, अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि यंग लड़कियों को लिप फिलर की ना ही लगाऊँ, क्योंकि वो अक्सर ना एक पिक्चर लेके आती हैं। आजकल रशियन लिप्स बहुत मशहूर है। अब वो जो बच्ची है, अगर जिसका मुंह बहुत छोटा है, आईज छोटी है, नोज छोटी है, वो इतना बड़ा लिप आप कैसे बना दें। हम पिछले दिनों एक पेशेंट आई है, उसके मैंने आप लोग जो है ना ये रशियन लिप्स वाली कोई एक पिक्चर भी हमारे साथ एंड कीजिए। तो अच्छा उसमें ये था कि वो बच्ची को पहले मैंने एक फिलर लगाया और मैंने उसे कहा कि तुम्हें आधे फिलर की ज़रूरत है, जितने पे तुम्हारा चेहरा नेचुरल लगेगा। वो आधे फिलर से सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो आफ्टर सम टाइम दोबारा आई अ वीक, उसने कहा नहीं मुझे आधा और लगवाना है। वो मैंने आधा और लगा दिया, जो कि मुझे उसके लिप्स अच्छे नहीं लग रहे थे, जो वो आधा और लगा के, लेकिन शी वॉज़ वेरी हैप्पी। देन शी केम अगेन आफ्टर अ वीक कि नहीं, जैसी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, ये वैसे नहीं है, एक फिलर और लगाएं। मैंने कहा नहीं भाई, फट जाएंगे लिप्स, मैं नहीं लगाऊंगी, आप कहीं और से लगवा लें। लेकिन ये कि डू मोर, जैसे अमेरिका कहता है ना डू मोर, ऐसे हमारा भी पेशेंट कहता है डू मोर। तो आप कहते हैं करें एब्सोल्युटली नॉट। हाँ जी, मैं तो आई एम क्वाइट ब्लंट। अच्छा तो बात ये कि ये जो फिलर्स लगाते हैं कितना अरसा इनका इफेक्ट रहता है? देखिए डिपेंड्स करता है फिलर्स की क्वालिटी पे। कुछ फिलर्स होते हैं ज़रा लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ शॉर्ट लास्टिंग है, नॉर्मली 1 ईयर तक रह जाता है। अब उसमें कुछ एरियाज है जैसे अंडर आई है, वो अप टू 2 ईयर्स तक रह जाता है। बट लिप फिलर क्योंकि आप मोबाइल है, आप बोल रहे हैं, तो वो बाज़ात आपका 8-9 महीने में भी खत्म। जब मैं फिलर लगाना तो फिर बोलना नहीं। नहीं, अब उसमें यह है कि अब हम ज़्यादा फिलर से ज़्यादा वी डू फैट मुझे इसलिए पसंद है, एक तो इट्स वेरी नेचुरल, दूसरा आपकी अपनी बॉडी से निकलता है और उसको आप वो आर्टिफिशियल नहीं लगता, सही वो नेचुरल लगता है एज कम्पेयर टू। सबसे ज्यादा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो लोग ट्रीट कराना चाहते हैं? फेस ही है। अच्छा, और फेस में अगर फीचर्स में जाए तो नोज। अच्छा, नोज मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो नोज के साथ आती है। अच्छा, जो थोड़े एजड लोग हैं, नहीं जॉ लाइन ही नोज ज़्यादा है, और उसके अलावा जो एजड पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर चीक्स के लिए आते हैं, क्योंकि चीक की सिंक हुए होते हैं या बोटॉक्स के लिए आते हैं। लेकिन एंटी एजिंग में तो नेक पे भी बहुत इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल, लेकिन लोग भी उस तक नहीं पहुंचे। हाँ, बस वो हमारा वो कॉन्सेप्ट यहाँ तक है ना, उससे अच्छा। नीचे बिल्कुल है, नेक भी, हाथ भी, पाँव भी। बट ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो यंग जनरेशन को वो नोज़ की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। आपको कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं हुई अभी तक? अपने आप से? हाँ। डॉक्टर साहब बस साथ बैठी है, इतनी सारी बातें हो रही है। नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि कहते हैं नाक, अपने आप से वो ऑब्जर्व करके बताएं, इस नाक का आम तौर पे कोई आदमी ये वाला नाक लेके आएगा तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी बेटा खुश रहो, अच्छा अल्लाह मियाँ ने नाक दिया है, इसका क्या करना है आपने। नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, नाक का मामला बिल्कुल। एक आया, उसने कहा कि देखें जी मेरा नाक थोड़ा सा बड़ा है, इसका मैं क्या करूं, आप क्या जवाब देंगे? देखिए उसमें ये होता है कि अगर तो पेशेंट की एज इज़ अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, अगर जैसे बच्चियां हैं उनकी फौरी शादी होने वाली है, तो आजकल हम नोज़ बोटॉक्स कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे स्लिम डाउन हो जाता है फॉर सम टाइम। कितने टाइम के लिए? नोज़ बोटॉक्स ना वो आपका 3 to 4 months रहता है, उसके बाद आपको दोबारा करना पड़ता है। जी, उसके बाद तो लेकिन ऐसा होता है कि इंजेक्शन लगाएं और उसके बाद कुछ दिन लगे उसको सेटल होने नहीं? नहीं, बोटॉक्स नॉर्मली 10 डेज के बाद काम करना शुरू करता है। अच्छा, ये नहीं 10 दिन तक आप जी, नहीं, यस ऑफ कोर्स, आप जब कमरे से बाहर निकलेंगे ना, क्लिनिक से बाहर निकले, तो यू विल बी ओके, किसी को पता नहीं होगा आपने कुछ कराया है। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन उसका इफेक्ट आते आते 10 लेकिन डेज। यहाँ पर हम एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि एक आई लड़की, उसने अपना नाक ठीक करवा लिया, एंड आफ्टर द मैरिज अचानक शोहर ने कहा ये तुम्हारे नाक को क्या हो गया अचानक से, ये कैसी हो गई? ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चियां होती है ना, वो कहती हैं कि बस शादी पे ये कर दे, बाद में देखा जाएगा। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। वाकई? तो फिर बाद में क्या देखती है? मतलब मेरा देखना तो शौक तो पड़ता। नहीं, असल में शादी पे होता ही है नहीं कि नॉर्मली इतनी ज़्यादा आजकल पिक्चर्स और वीडियोस और क्लोजअप हो रहे होते हैं कि लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, बाद में फिर शायद इतना फर्क नहीं पड़ता या इतने कॉन्शियस नहीं होते। मेरे ख्याल में ओपन हो जाना चाहिए कि एक लड़की अपने होने वाले कहते हस्बैंड को बताए कि देखो मैं असल में ऐसी हूँ,
और मैं ऐसी करवाने जा रही हूँ ट्रीटमेंट, आफ्टर मैरिज में वापस इस वाली शेप में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये कहती होगी कि तुमसे शादी करने के बाद में ऐसी होगी। ये भी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अब हम क्योंकि आखिरी चंद सवालों की तरफ जा रहे हैं, तो मैं वैसे आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप खुद कौन कौन से प्रोसीजर्स अपने लिए करवाती है? मैंने इससे सच बताना है। ज़्यादा आपका दिल करे। अच्छा देखिए, बात ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई से आई एम 50 years old, और ज़ाहिर अब एज ऐसी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, तो आपको तो एक रिंकल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अक्सर आके पेशेंट मुझे कहेगा, आपको पहले तो रही थी, आज आप ऐसी लग रही हैं, पहले आपका रंग ऐसा था, आज आप ऐसी लग रही है। तो मतलब बहुत दफ़ा मैं उनको बताती हूँ कि यार मेरी एज देखो, माशाल्लाह अब इस एज में कुछ तो होगा मुझे, बट ये कि मैं जो नया प्रोसीजर आता है जब भी मैं सीख के आती हूँ, तो आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सबसे पहले अपने ऊपर खुद करती हूँ, सही। बिकॉज जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती, आई डोंट डू इट ऑन माई पेशेंट्स। तो अब उसके इसमें ऊपर क्या इफेक्ट्स, आपके ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स और देखिए क्या बिल्कुल हो जाते हैं, बाज़ साइड इफेक्ट आ जाता है, बाज़ कोई ऐसा प्रोसीजर वैसे बस की बात है कि इतने सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को, मुझे तो आप हमेशा प्यारी ही लगी है। और शुक्रिया, ये तो आपकी जगह में निगाह है, लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ एक दो दफ़ा ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हुए जिसने मेरी भी स्किन को ख़राब किया, मुझे भी अफेक्ट किया, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर मैं आगे पेशेंट्स को वो नहीं करती। जब मैं अपने ऊपर एक प्रोसीजर करती हूँ तो मुझे पता होता है कि उसका टाइम कितना होगा, वो कितने दिनों में ठीक होगा, उसके क्या क्या मुझे कॉम्प्लिकेशंस होनी है। तो मेरा एंटी एजिंग के लिए आपके ख्याल में नेचुरल वेज क्या होंगे, अगर हम एंटी एजिंग कुछ करना चाहते हैं, और किस एज से शुरू करें ये भी बताएं? देखिए, एंटी एजिंग जो है ना, मेरा कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। जब मैं रेजिडेंसी करी थी 2002, 2003, 2004 की बात है, तब ये जो हमारी बुक्स थी या जो लिटरेचर था वो ये कहता था कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आप ठीक करते हैं। अब हम कहते हैं प्रिवेंटिव, कि अभी हुआ नहीं है, आप पहले ही उसको ठीक कर लेना। सही। तो मेरा ख्याल है 30 years इज़ अ वेरी गुड एज, जिसके बाद आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट्स करनी है या आपने सीरम लगाना है। सबसे पहले आप अपनी डाइट के अंदर कोलेजन और प्रोटीन ऐड करें, ठीक है? अच्छा। कोलेजन क्या है? यखनी है, सही फिश है, एग सही। है, ये पाए वगैरह जो है, दे आर ऑल कोलेजन। लेकिन तो अगर ये पाए वगैरह खाना शुरू किया और तो आप इतनी क्वांटिटी में रखें ना, आपने इतना तो नहीं खाना। मतलब अगर आप क्वांटिटी, देखिए, अगर खाने कितना फ्रीक्वेंट, अगर आप ऑल्टरनेट डे पे यखनी का आधा कप पी लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। सही। अगर आप रोज का एक अंडा खाते हैं, इसकी आप चिकन की ले सकते हैं, और वो जो आजकल है कि ब्राइलर की ना ले, ये दैट डजंट मैटर। देखिए, अच्छा, ओमेगा 3 का कुछ है इसमें? बिल्कुल ओमेगा 3 का भी रोल है, वो नट्स में है। और जो फिश ऑयल आप हैंडफुल ऑफ नट्स खाएंगे, मतलब वही अच्छा। बात है ना, सबसे पहले डाइट में वो जो विटामिन सी मुंह पे लगाना है ना, वो विटामिन सी खा लें आप। जैसे नींबू पानी पिए पूरी गर्मियों में आप, आड़ू है, अमरूद है, हमारा इन सब चीज़ों में विटामिन सी है, तो वो आप पहले इनकॉर्पोरेट कर ली, बाद में फिर आप लगाने की तो तरफ आएंगे। आपको लगता है कि अगर हमें अपनी स्किन का ख्याल करना है तो हम न्यूट्रिशनिस्ट जो होती हैं उनको भी साथ बिल्कुल, आप सबसे पहले डाइट और सन एक्सपोजर, ये दो चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप अपनी एजिंग को बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं। अच्छा, जो सवाल हम पहले करना चाह रही थी मैं, वो ये था कि आपने जिस तरह से बताया कि आप अपने ऊपर प्रोसीजर करती हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाए उसके बारे में कि इससे क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो क्या यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है डॉक्टर्स की, या ये आपकी अपनी ज़ाती प्रैक्टिस है? मेरा ख्याल है मोस्टली, देखिए बात यह है कि 5 years MBBS, 5 years FCPS, 1 साल हाउस जॉब, 11 साल की पढ़ाई, ठीक है? तो उसके बाद तो पेशेंट की, वो डॉक्टर की इतनी एज हो ही जाती है कि उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जब भी आप स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आप 30+ में ही होते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली डॉक्टर्स जो है, वो खासतौर पर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनकी मजबूरी है कि वो नहीं करेंगे तो पेशेंट ही बोलेगा कि मैं आपकी इस बात से ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा हुई है खुशी कि जो भी आप कहते ट्रीटमेंट सीखती हैं आप पहले अप्लाई करती हैं। क्योंकि मैं बीच में एक डॉक्टर के पास गया, मुझे ज़ुकाम हुआ था। वैसे ही जब उनसे स्टार्ट हुई बातचीत तो उन्होंने कहा कि मुझे भी डायबिटीज़ है और टाइप 1 है, आपने अपना वेट सही कंट्रोल किया हुआ है, और वो ख़ुद बहुत मोटे थे। लेकिन अगर उन्होंने किसी से कहा कि मुझे डायबिटीज़ और वेट कंट्रोल करना चाहिए और पेशेंट ने आगे से ये कह दिया कि आप खुद इतने मोटे हैं, बिल्कुल। तो ये मुझे इनकी बात समझ रही है कि आपको अपने ऊपर अप्लाई करके। अच्छा, ये हाँ, लेकिन ये स्पेशलिटी के हिसाब से भी है। आप ये देखें ना, अब एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हर दवाई अपने ऊपर तो ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है ना? दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेशलिटी। हाँ वो है, लेकिन अब एक कहते कार्डियोलॉजिस्ट है जिसको अभी ये मसला हुआ ही नहीं है, उसने आपसे कहा कि आपने एक दिन में इतने 1000 स्टेप्स करने, लेकिन वो खुद अपने बारे में ये कोई लॉ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप, यू आर राइट, कि
आप जो कह रहे ये हैं वाली बात बात सुन के वाकई खुशी कहना हो रहा है। असल में इनको अंदर ही अंदर तसल्ली हुई है। क्या बाइंडा है कुछ करा सकता बिल्कुल। अच्छा, आप एक्चुअली क्योंकि जो मेरे साथ इश्यूज है ना, मैं जैसे ही जाता हूँ कि भाई मेरे साथ ये इशू है, तो मैं डॉक्टर को जज करता हूँ कि ये खुद इस चीज़ पे कितना अच्छा, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की है और यही बात आपको बाद से थोड़ा परेशान कर देती है। एक कुछ दिनों पहले एक पेशेंट मेरे पास आई, तो अंदर आके ना उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बाल ख़राब हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाके पहले डॉक्टर के बाल देखूंगी, अगर उसके बाल अच्छे हुए तो उससे दवाई लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि मैं कोई ऐसी दवाई खाती हूँ जिससे मेरे बाल ख़राब हो जाएं, हो सकता है मुझे कोई ऐसी डिजीज़ हो, लेकिन डॉक्टर को या समहाउ डर्मेटोलॉजिस्ट को ना पेशेंट चाहते हैं कि वो बिल्कुल मॉडल हो। ये एक बड़ा जो है ना मुश्किल किस्म का टास्क हो गया दिन ब दिन। तो अच्छा, लेकिन इसमें ना मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर उन वाली चीज़ों पे अमल ना कर रहा हो, लेकिन फिर वो ओपनली मरीज से कह दे, देखो मेडिकल साइंस ये कहती है, मैं अमल नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन एज स्पेशलिस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन वो कितनी दफ़ा 7 दिन में एक बाले जुर्म करे। नहीं देखिए, हाँ, इस तरह से ना एक हो जाएगा कि इन्होंने मान लिया कि खुद अमल नहीं कर रहे। हाँ, असल लेकिन में देखिए ना, एक एज डॉक्टर ए डायबिटिक क्योंकि मैं बात करूँगा, अगर आप डायबिटिक की तो ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं डॉक्टर शाजिया की, तो आप इनका सुबह से शाम तक अगर आप एक दिन सिर्फ वैसे ही 2 चक्कर भी लगा लें तो आप मतलब बाहर से दिमाग घूम जाता है कि अंदर क्या जाना, कि इतना रश में ये होती हैं। तो ये इकबाल जो कितनी दफ़ा कर सकती हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन आपके करें। ये भी डिफिकल्ट है। या तो कोई उन्होंने अभी तक उसको अपहेल्ड किया हुआ नहीं, उन्होंने अभी तक अपहेल्ड किया हुआ ना कि वो देखिए, मतलब है कि इन्होंने जो बात की है मैंने और किसी डॉक्टर में आज तक नहीं देखी कि अपने ऊपर अप्लाई करना उसके बाद हाँ, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये आपकी बात से मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये शायद हमारी भी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अप टू द मार्क हर चीज़ और परफेक्शन पे हर चीज़ पे ना ले जाएं, क्योंकि हम लोग अपनी जो हमारे एनलाइटेंड कम्युनिटी है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो हमारे पेजेस हैं, हम उसमें बार बार बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो वहाँ पे मैं आपकी बात से मुझे ये एहसास हो रहा है कि कितना एक हमने बर्डन किया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर सेटिस्फेक्शन। तो अच्छा, एज अ डायबिटिक मेरे जहन में अभी क्वेश्चन आया कि A1C आपका कितना होना चाहिए अगर आपको स्किन ठीक रखनी है? 5.6। सॉरी, मेरी तो नहीं है, फिर मेरी स्किन देखिए आपकी स्किन तो आपके जेनेटिक्स है, इट्स नॉट ओनली योर डायबिटीज, इसके पीछे बहुत 60% तो जेनेटिक्स है। इस ले जाता हूँ उतने पे तो मेरी स्किन पे आपके ख्याल में क्या आएगा डिफरेंस? देखिए बात यह है कि डायबिटीज़ के हवाले से ना डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डर्मेटोलॉजी के अंदर, स्किन के अंदर कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो है ही डायबिटिक्स में ना, तो अगर आपके HbA1c ज़्यादा होगा तो आपको एक नॉर्मल स्किन पे डायबिटीज़ का ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कहें कि जी आपका कॉम्प्लेक्शन, हाँ बिल्कुल जिनकी बिल्कुल डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है वो बहुत डार्क हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे पिगमेंटेशन आ जाती है, नेक पिगमेंटेड हो जाती है, अंडर आर्म अंडर लेग्स पिगमेंटेड, इसको हम सूडो एकेंथोसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं डायबिटीज़ के साथ, बट ये है कि एक नॉर्मल इंसान जिसकी थोड़ी बहुत वेरिएशन है, नॉर्मली उसकी स्किन पे कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं यहाँ पर इख्तिताम की तरफ जाऊँगी और मैं आपसे ये 2 जो बातें मैं चाहूँगी कि आप बता दें क्विकली। वो ये कि एक तो हमारी जो मॉडिफाइंग जो हमारी लुक्स है उसकी तरफ जाने के लिए हमारी एक क्या बाउंड्री होनी चाहिए, और दूसरा क्या हमारा एक इखलाकी जिम्मेदारी क्या है दूसरे इंसान के टुवर्ड्स खूबसूरती को लेकर। देखिए पहली बात है कि जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और जो मेरा दिल चाहता है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आप किसी के मुंह पे ये मत कहें कि तुम्हें ये दाने, मतलब हमारे यहाँ ये है कि अगर आप किसी शादी पे चले गए हैं ना, किसी को एक्नी है, हर दूसरा बंदा कहेगा दवाई ली है, फलां से दवाई लो, मतलब जाहिर है जिसके मुंह पे है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, लेकिन आपने बताना ज़रूर फ़र्ज समझा है, जिसको छाइयाँ है उसको ज़रूर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी स्किन तो ऐसी नहीं, मतलब ये हमारी एक आदत है हमारे लोगों की, हम ठक करके मुंह के ऊपर कह देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए। ज़्यादातर लोग, आप यकीन नहीं करेंगे कि बाज़ औक़ात मेरे पास जो मलाइस्मा के साथ ख़वातीन आती है वो अक्सर कहती है कि हमारा दिल चाहता है कि हम खुद कुछ ही कर लें, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें पूछते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि मैं कहूँगी कि लोगों को हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा दर्द दिल चाहिए, थोड़ी सी अपनी बाउंड्री चाहिए कि आपकी ये बाउंड्री नहीं है कि आप किसी की पर्सनल या किसी फिजिकल अपीयरेंस के साथ। आपको लगता है कि हमें मान लेना चाहिए कि जो हमारा लव्ड वन है वो
अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है हम उसको कबूल कर लें और उस पर मुतमईन हो जाए। देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम बड़े जालिम लोग हैं। आपका बच्चा अगर काला होता है तो माँ उसे एक्सेप्ट कर लेती है, अल्लाह ना करे अगर बच्चे के अंदर लेकिन मैंने तो माओ को भी बहुत मोस्टली माएँ एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन किसी और की तरफ नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन ये भी तो देखने में है ना कि माएँ भी माएँ मेरा ख्याल है मोस्टली माशरे से ज़रा वो थोड़ा सा होके कहती हैं कि जी कॉम्प्लेक्शन साफ कर दें या कुछ इस तरह। एज सच मेरा ख्याल है मदर्स के लिए तो उनका बच्चा खूबसूरत ही होता है, हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल सही। आप कुछ इख्तितामी कलमात कहना चाहेंगे? मैं एनलाइटन वर्ल्ड की तरफ से, जिसका आप भी हिस्सा हैं, जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहता हूँ कि आज स्किन के बारे में हमने एक डिस्कशन की जिसमें कुछ स्पेसिफिक हमने टॉपिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मेरे जहन में डायबिटीज़ आई, तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर हम ये देखें कि डायबिटीज़ और स्किन का क्या है। फिर हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा को बुलाएं और इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करें। और मैं आप व्यूअर्स से चाहता हूं कि आप बताएं कि और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि जिसको हमें इंशाल्लाह कवर करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।